नमस्कार साथियों, मित्रों। हम लोग जीएस दृष्टि घटना चक्र की जो चित्रात्मक प्रस्तुति है उसके सभी सीरीज लगा रहे थे जी। उसकी सभी पुस्तकों का जो सीरीज आया है, जिसमें से साइंस का जीव विज्ञान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लगभग, और उसके बाद पॉलिटी कर लिया है। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सामान्य भूगोल आइए देखते हैं, जो 2021 में प्रस्तुत हुई पुस्तक है। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है मार्केट में, और ये यूपीएससी से लेके ग्रुप डी तक कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपका सीटेट हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ जहाँ भूगोल आवश्यक है, इस पुस्तक से प्रश्न आना एकदम 100% वाजिब है, क्योंकि आएगा ही आएगा। ये पुस्तक इतनी अच्छी बनाई गई है। तो आप लोग मार्केट में जाके देख के इस पुस्तक को ले लें, और इस पुस्तक में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे अपनी एक्सपीरियंस से लगेंगे वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके सिवा जो भी कहीं कहीं शॉर्ट टिक्स की ज़रूरत होगी वो भी बताएंगे। और ज़्यादा समय न गवाते हुए पुस्तक को फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि स्पीड से पहले पुस्तक को कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें सामान्य परिचय दिया गया है, फिर भौतिक विभाजन दिया गया है, फिर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां दी गई हैं, भाषाएं दिए गए हैं, अपवाह तंत्र हैं, जलवायु है, और उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं हैं, मिट्टियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, सिंचाई एवं नहरें हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, और विविध है। तो टोटल इतने पार्ट में सिलेबस को ख़त्म किया गया है, और एकदम टू द पॉइंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय न गवाते ही चलिए शुरू करते हैं फटाफट। जीएस दृष्टि सामान्य भूगोल घटना चक्र। भारत का भूगोल सामान्य परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय भारत का, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की गई, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, सबके बारे में इसमें विस्तृत बताया गया है। विश्व में भारत संपूर्ण विश्व में लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जनगणना 2011 के हिसाब से इसमें है। संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां राज्य, सातवां स्थान है इसका। रूस पहले पे है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का स्थान आता है। सातवें नंबर पे है पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि में। एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है भारत। अब आइए इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,0214 किलोमीटर मुख्य भूमि। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मैप बनाया जाए, माफ़ कीजिएगा बहुत अच्छा मैप नहीं बन पा रहा है, लेकिन जितना बन पा रहा है मैं आपको बता दूं। ये वाली जो है ये बताया गया है उत्तर से दक्षिण तक 3,0214 किलोमीटर। और उसके बाद पूरब से पश्चिम जो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का, ये 2,933 किलोमीटर। आइए आगे देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय जो इसका विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। ये अभी आगे हम लोग मैप में समझेंगे। अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय, आपने देखा ना, चारों कोण, चार कोणों में विभाजित है। आप ऐसे समझ सकते हैं ना, ऐसे है इंडिया, ये चतुष्कोणीय हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार विशिष्ट तथ्य जो इसके दिए गए हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश सबसे पहले अक्षांश आप गोलार्ध में देखिए, अक्षांश इसे बोलेंगे जो पैरेलल काटेगी लाइन। और देशांतर किसे बोलते हैं? देशांतर जो ऐसे काटेगी, आप समझ सकते हैं ऊपर से नीचे देशांतर, और लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो है ये अक्षांशी है। अब इसमें देख लेते हैं अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर
पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा है। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकंड द्वारा किया जाता है। विषुवत वृत्त अन्य नाम भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अब आपने देखा ना कि ऐसे करके इसे, इसके ऊपर ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण में जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उसी के बारे में डिफाइन किया गया। उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, तो इसके ऊपर नीचे की जो रेखाएं हैं उसे उसी दिशा के हिसाब से रखा जाता है। अक्षांश परिभाषा क्या है? विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाएं जो इसके विशिष्ट तथ्य हैं, 111 किलोमीटर दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है। मतलब मान लीजिए ऐसे दो समानांतर रेखाएं खींची गई, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, विषुवत वृत्त एक है जो बीचों बीच वाला है, ये विषुवत वृत्त वाला एक इसको किया गया है, और उत्तरी गोलार्ध में 89, इधर उत्तरी गोलार्ध में 89 है और 89 दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं, तो टोटल मिला के 179 रेखाएं होती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में इतनी हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 टोटल वही चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा विशिष्ट तथ्य, अन्य नाम 0 डिग्री देशांतर, काल्पनिक रेखा है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, विशेष पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजित। अब याम्योत्तर रेखा की बात की जा रही है, तो आप कल्पना कीजिए इसकी बात की जा रही है। कौन सी? जो ऊपर से नीचे खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर यहाँ बीचों बीच है, वो 2 भागों में विभाजित करती है। मित्रों यहाँ पे हम थोड़ा सा फटाफट इसलिए चल रहे हैं कि सबसे पहले पुस्तक को ख़त्म कर ले, उसके बाद आप जैसा फीडबैक देंगे उसी हिसाब से आगे डिस्क्राइब करके अच्छे से फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं? समानांतर रेखाएं। परिभाषा, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ये खींची जाती हैं। आपने देखा ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि होता है और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ? मतलब मान लीजिए ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं, ये भूमध्य रेखा है हमारा और ये देशांतर रेखाएं कई खींची गई हैं, मान लेते हैं कई देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ जो भूमध्य रेखा पे खींची गई है, बीचों बीच भूमध्य रेखा के पास, यहाँ पे दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? वो दो रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर होगी। आइए आगे देखते हैं। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्व में जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, और इसका दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा से, और उसके बाद ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश है, वहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से आप देखेंगे तो इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हमेशा उत्तर में ही माना जाएगा और पूरब में ही माना जाएगा। प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है हमारी टाइमलाइन रेखा या तिथि रेखा जिसे बोलते हैं, उसके देखेंगे हमेशा पूरब में ही है। तो ये पूरब में होने की वजह से पूरब और उत्तर में है, इसीलिए ये उत्तरी अक्षांश यहाँ पे भी देखा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत, भारत विशिष्ट तथ्य इसके बारे में। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में, पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है। आपने देखा ये इसके ऊपर उत्तरी है, ये पूरा उत्तरी है भाग, और नीचे वाला दक्षिणी भाग है, तो उत्तर में ही है। और उसके बाद विस्तार उष्ण उपोष्ण कटिबंध, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के बीच में पाया जाता है। ये चूंकि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध यहाँ से कंप्लीट होते हैं, ये आगे अभी हम लोग पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे। भारत एवं कर्क रेखा, कर्क रेखा और भारत को देख लेते हैं। भारत एवं कर्क रेखा के विशिष्ट तथ्य जो दिए गए हैं।
कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में खींचा गया। कर्क रेखा ऊपर वाली जो है ये कर्क रेखा, नीचे वाली जो है ये मकर रेखा है, और बीच वाली क्या है, भूमध्य रेखा। आप इसे विशेष याद रखें। और 22 जून को सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है भारत में, जो मतलब जो इसकी स्थिति है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग इसका ट्रिक कहीं न कहीं पढ़े ही होंगे, मित्र पर गमछा झार करके इसका ट्रिक है। 8 राज्य देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा का गुजरना भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और देखते हैं, दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होता है। आगे देखते हैं, मानक समय। मानक समय क्या है? अन्य नाम प्रधान मध्याह्न रेखा है, और भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर को लिया जाता है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है उत्तर प्रदेश के नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरता है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना कुल देशांतर रेखाओं की संख्या की 360 डिग्री है। आप ये जो देख रहे हैं पूर्वी देशांतर रेखा या मानक समय रेखा जो है, आप इसको हमें कमेंट करके बताइए कितने राज्यों से गुजरता है। इसकी एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं। छौआ, छौआ। ऊ से हो गया यूपी, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, ओ से हो गया उड़ीसा, आ से हो गया आंध्र प्रदेश। आप याद रखें, ये मानक समय जो गुजरती है वो टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, और 5 राज्यों का ट्रिक ये रहा। आइए अब आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय। मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे अर्थात 5 घंटे 30 मिनट आगे है, कारण प्रधान याम्योत्तर के पूर्व में स्थित है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर का संबंध है भारत के 5 राज्यों से। आपने देखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, जिसकी ट्रिक है उमछौआ। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट तथ्य। कुल देशांतर रेखाएं 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, टोटल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? भूलना मत, ऊपर से नीचे देशांतर रेखाएं। महान वृत्त सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन। प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे बढ़ जाता है, और पश्चिम दिशा में जाने पर जीएमटी से पीछे हो जाता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे आगे होती है, और 0 से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य से 12 घंटे पीछे होती है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के समय का अंतराल 24 घंटे होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं, भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी याम्योत्तर के लगभग साथ साथ होती है। स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा होती है। मतलब ये जो प्रधान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, कहीं कहीं स्थल, ये बार बार स्थल इसमें आ रहे थे, स्थल जहाँ जहाँ भी आ रहे थे ग्लोब पे, तो इनको ऐसे मतलब घुमा फिरा के ऊपर ले जाया गया है ताकि स्थल कहीं ना पड़े, क्योंकि ये तिथि रेखा है। क्योंकि अगर तिथि पे स्थल पड़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए भारत से या किसी और देश के बीच से निकल रहा है, तो यहाँ का डेट अलग हो जाएगा, यहाँ का डेट अलग हो जाएगा, तो इसलिए इसे घुमा फिरा के बनाया गया है ताकि ये समुद्र में ही रहे। दूरस्थ राज्य बिंदु। भारत में दूरस्थ राज्य 31 अक्टूबर 2019 से। सुदूर उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य। सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। राज्य चूंकि दिया है, आप विशेष ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसके ऊपर क्या है,
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों यूटी हो गए हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य हो गए हैं, इसलिए यहाँ राज्य की बात की जा रही है। तो सबसे ऊपर का राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। लद्दाख ही सबसे ऊपर जाएगा। सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, जो लगा हुआ है। अगर मतलब वाटर बॉडी को लेके अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार आता है। सुदूर पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है हमारा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और ऊपर हमारे देख लीजिए हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक। लद्दाख उत्तरी भाग, राज्यों एवं संघ राज क्षेत्रों में सर्वाधिक दूरस्थ स्थिति का जो क्षेत्र है। दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप एकदम नीचे पड़ेगा, आप पता है। लद्दाख एकदम ऊपरी भाग आएगा। आइए अब कुछ देख लेते हैं। भारत का दूरस्थ बिंदु जो है, जिसे परीक्षाओं में सीधा पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें नहीं आया होगा। भारत दूरस्थ बिंदु, पूर्वी बिंदु किबीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है, ग्रेट बड़ा निकोबार द्वीप समग्र रूप से। और कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि का भाग है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अब आगे देखते हैं सीमावर्ती देश। सीमावर्ती कौन कौन से देश हैं, दो प्रकार की सीमाएं हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। भारत भू सीमा कितना है, भू सीमा टोटल 15,106.7 किलोमीटर। और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा कितनी है, तटरेखा, तटरेखा की बात की जा रही है 7,516.6 किलोमीटर। अब आइए स्थलीय सीमा देख लेते हैं। दिशा उत्तर में चीन और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की जो सीमा लगी है वो पीओके से लगी है इस समय, क्योंकि वहाँ पे जो है भारत का एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से हम लोगों की सीमा इसमें लगती है। पूर्वी बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूर्व भूटान है। अब इसके बाद देख लेते हैं भारत मानव निर्मित सीमा, साझेदार देश पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये मानव निर्मित है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। मानव निर्मित या ऑटोमेटिक का मतलब ये हुआ, आप समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक सीमा रेखा होती है उसमें आप पहाड़ी द्वारा, नदी द्वारा, किसी इसके द्वारा वो डिफाइन होता है, या समुद्र के द्वारा। जबकि मानव निर्मित हम लोग बीच में डिसाइड कर लेते हैं, ये टेरिटरी हमारी है और वो आपकी है। निकटतम पड़ोसी देश टोटल 9 हैं। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है एवं श्रीलंका है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। कौन, पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं नदी के द्वारा निर्धारित किया गया, कहीं पहाड़ी के द्वारा निर्धारित किया गया है और कहीं तो हम लोग खुद से खींच के निर्धारित किए हैं। वैसे इसे अलग रखना कोई ज़रूरी नहीं है, मिक्स कर लेना चाहिए, पूरा इंडिया ही हो जाए। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ेंगे तभी तो होगा। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वह भारतीय राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन है, त्रिपुरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये बार बार आता है। ये एक्चुअली पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य में कन्फ्यूजन होता है। तीन तरफ से घिरा है त्रिपुरा, याद करने का छोटा सा ट्रिक है ना, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा, तो तीन तरफ से वही घिरेगा जिसमें तीन शब्द लगा हो। किसमें लगा है, त्रिपुरा में, बात खत्म। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित मतलब ये अध्यारोपित किया गया, कौन, अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज डिसाइड करके रेड क्लिफ जो आए थे उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितने पे निर्धारित हो, तो वही अध्यारोपित सीमा रेखा है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GST के मध्य अंतराल कितना है, तो 5.5 घंटा प्लस में हम लोग चलते हैं। भारतवर्ष में गांवों की संख्या कितनी है, 6,40,932 गांव है टोटल, जनगणना 2011 के अनुसार। 2021 की जनगणना अभी होने वाली थी, क्योंकि कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुई है, कोई बात नहीं, जल्द ही होगी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान और सबसे बड़ी किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, याद रखें। बड़ा बंगला और छोटा
अफगान। भौतिक विभाजन, अब आइए भौतिक विभाजन देख लेते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं? पूरा चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होता है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया। विश्व के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है। प्राकृतिक प्रदेश भारत, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। प्राकृतिक प्रदेश मतलब भारत में 4 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाएंगे? पर्वत पाएंगे, मैदान होगा और पठार होंगे और द्वीप होंगे, तट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। भारत स्थल पिंड गोंडवाना का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना का। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत क्षेत्र है। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है। ये सब किसके हैं? गोंडवाना भूभाग के क्षेत्र हैं। हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास भारतीय और यूरेसी प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसाद चट्टानों में वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन परिणाम भारतीय प्लेट छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ है। ये हम लोग विश्व भूगोल में देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पे मैप के साथ दिया गया। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व थे। संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन किया गया। विभाजन हुआ है। आइए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत संबंधित तथ्य। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग भूगर्भीय रूप में। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का कौन सा बोला जाता है? आप लोग मैप पे देख लीजिए। माफ कीजिएगा मित्रों, बहुत अच्छा मैप नहीं बन रहा है, लेकिन आप ये देखिए नीचे वाला भाग। यकीन मानिए बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। ये नीचे वाला भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत जिसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का बहिरसाई मेघालय का पठार कहा जाता है। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है वो आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली क्रम ऊंची चट्टानों और चौड़ी घाटियों से हुआ है। शैलो चट्टान अभी आगे मिलेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय परीक्षा में खूब अच्छे से दबा के पूछे जा रहे हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? अब देख लेते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी और कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिम में स्थित है। और प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ इसके क्या हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अन्य नाम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देखते रहते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा स्थलाकृति को। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी चोटियां तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किससे? अत्यधिक ऊंचे पर्वत। हिमालय से ज़्यादा ऊंचा पर्वत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सबसे ऊंचा है। और घाटियां और तेज बहने वाली नदियां यहीं पाई जाती हैं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट कितनी इसकी ऊंचाई है? 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये फैक्ट में आया था, थोड़ा सा इसकी ऊंचाई बढ़ी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम भारत में ही स्थित है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हिमालय युवा है, नवीन है। नवीन मतलब अभी ये बन रहा, अभी ये और ऊंचा होगा। कितना ऊंचा होगा अभी आप देखते रहिए, पता नहीं कितना ऊंचा जा सकता है, क्योंकि ये अभी बन रही है। बाकी शहरी मतलब और विश्व की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो इतना नहीं है, ये इसकी ऊंचाई बराबर निरंतर बढ़ती रही। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित।
हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, कौन है? कैलाश पर्वत। पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से मतलब आप मान लीजिए भारत का ये मैप है, तो इसके पश्चिमी पश्चिमी भाग कौन सा हुआ? ये पूर्वी भाग हुआ, ये पश्चिमी भाग हुआ, पश्चिमी भाग में है हिमालय के। उसके बाद फिर देखते हैं हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अरुणाचल में 150 किलोमीटर है और कश्मीर में 400 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कश्मीर में है, अरुणाचल में कम हो गई है। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय तिब्बत में। पामीर की गांठ कहाँ है? जहाँ से अरुणाचल, ये एकदम ऊपर वाला जो अपना भाग है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र के जस्ट ऊपर पामीर की घाट तिब्बत में है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई है सेनोजोइक काल एवं क्रिटेशियन काल में। आइए आगे देख लेते हैं। बृहद हिमालय विशिष्ट तथ्य जो दिए गए हैं। अन्य नाम ग्रेट महान हिमाद्री आंतरिक हिमालय हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है। निर्माण ओलिगोसीन युग में और अन्नपूर्णा और धौलागिरा चोटी क्रमशः इसी में है। नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैप दिया गया है, मैप जो काफ़ी अच्छे से डिफाइन हुआ है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पामीर की गांठ आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर है। हिंदू कुश पर्वत इधर है, इसी को डाक के भारत में सबसे पहले अटैक हुआ था, तो जो सिकंदर महान आया था यहीं से आया था। कुनलुन की श्रेणी इधर है। फिर अब आइए देखते हैं, ये चूंकि ये क्रम कई बार दिया गया है, पूछ लेते हैं उत्तर से दक्षिण इसको मिलाना है। कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। इसके लिए एकदम अच्छा सा ट्रिक है, काल जाप, काल जाप। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काल जाप। आप याद रखेंगे तो आप अरेंज कर ले जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बीच में बृहद हिमालय एक आता है, लेकिन वो रेयर केस में आता है। बाकी आप इसको याद रखेंगे तो क्रमबद्ध आपका क्लियर हो जाएगा। कैलाश श्रेणी यहाँ देख रहे हैं, भारत से बाहर, ये तिब्बत में है। कामेट पर्वत, नंदा पर्वत यहाँ पे है उत्तराखंड में। फिर डफला पहाड़ी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा, इसकी सबसे पूर्वी चोटी जो है ये कहाँ पे है? ये चोटी है अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम यहाँ से घूमा है, पटकाई बूम है। उसके नीचे है नागा पहाड़ी, नागालैंड में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ की है? मेघालय की है, गारो खासी जयंतिया। और तीनों के नाम पे जनजाति भी आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, आप लोग देख सकते हैं इसे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद नहीं तो बुक में आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ये याद रखिएगा ट्रिक। लघु हिमालय, लघु हिमालय अब देख लेते हैं। अन्य नाम मध्य हिमालय। घाटियाँ, इसमें दो घाटियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। कश्मीर की घाटी और कंगड़ का कुल्लू घाटी, ये दोनों घाटियाँ हैं। निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है। मध्य हिमालय ऊंचाई कितना है? 3700 मीटर से 4500 मीटर। मध्य हिमालय की चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। अन्य श्रृंखला इसमें कौन सी है? धौलाधर है, महाभारत है आदि। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है इसकी, किसकी? लघु हिमालय की। अब आइए देखते हैं बाह्य उप हिमालय। अन्य नाम शिवालिक श्रेणी, नवीन हिमालय। शिवालिक कहाँ था? सबसे नीचे था, आप देख सकते हैं, काल जाप, उसके बाद लास्ट में है शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि कहाँ है? मध्य या उप हिमालय में है। दून क्या है? लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है उसको देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो किया गया है। ये क्वेश्चन में, ये परीक्षा में क्वेश्चन इससे बनते हैं, अभी जल्द में ही बने थे। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय देख लेते हैं, सिंधु नदी से सतलज नदी तक के मध्य स्थित हिमालयी भाग को कहते हैं। जबकि कुमायूं सतलज से काली तक, कुमायूं सतलज से काली, नेपाल जो है काली से तीस्ता, और असम जो है तीस्ता से दिहांग नदी तक है, इसके मध्य के भाग को कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। तो उत्तर के हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ देख लें डाफला पहाड़ी, यहाँ उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश के पास। मिसमी पहाड़ी, ये भी यही है। नागा हिल्स, नागालैंड के पास। मिजो हिल्स, मिजोरम के पास। गारो खासी जयंती देखा हम लोगों ने। अरावली पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान में मेन इसका है, बाकी ऊपर दिल्ली तक गया है। विंध्य पर्वत, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग पठार, रामगढ़ पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी, मलयगिरी पहाड़ी, दंडकारण्य क्षेत्र, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कई बार परीक्षाओं में आता है। गिर की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? गुजरात में है। अजंता महाराष्ट्र में। सतमाला की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालघाट श्रृंखला महाराष्ट्र के से लेकर नीचे तक जाती हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ दिख रहे हैं आप। दोदा बेटा, दोदा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी, अनाईमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ, और एकदम लास्ट में जो नीचे मिलता है वो कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ये क्षेत्र देख ही रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार विशिष्ट तथ्य। पठार के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। मेज की आकृति के समान एक स्थल है, और क्रिस्टलीय आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल अवयव इसके हैं। मुख्य भाग इसका क्या है? मध्य उच्च भूमि है, दक्कन का पठार है। निर्माण गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अपवाह के कारण हुआ है। अरावली श्रेणियाँ, अरावली अब देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? विस्तार क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। विशेषता भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। पूरी दुनिया की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से एक कौन सी है? अरावली है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, राजस्थान में, 1722 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वतों के एक उदाहरण है। अरावली के बारे में आप लोगों को एक फैक्ट और बता देता हूँ। ये इतना बड़ा पर्वत श्रृंखला था कि ये अपने ज़माने में, चूँकि इसको कई हजारों लाखों साल हो गए हैं, जब ये अपनी युवा अवस्था में था तो मुझे लगता है हिमालय इसके सामने कुछ नहीं था। बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ थी इसकी। अब तो ये मतलब अपर्दन के कारण, सब कुछ के कारण ये अपने प्रौढ़ा अवस्था में है। अब धीरे धीरे ये खत्म होते ही जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट। अभी नीचे देख लें सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी विशिष्ट तथ्य। विशेषता दक्कन पठार का एक भाग है। कौन? सतपुड़ा श्रेणी। विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में है। और सतपुड़ा उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तीस्ता नदी इसके बहती है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी में स्थित है। आइए अब इधर देखते हैं पश्चिमी घाट। घाट के बारे में कुछ तथ्य। अन्य नाम सह्याद्री है। औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर। सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी कोटी, केरल। कौन सी चोटी है? अनाईमुडी केरल की सर्वोच्च चोटी। आपको बताना ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुडी। याद करने का ट्रिक, मूडी, मूडी। मूडी मतलब क्या होता है? मूड, जिसे हिंदी में आप अच्छे से लैंग्वेज में बोले तो सर बोलते हैं। सिर, सिर कहाँ होता है? ऊपर, सबसे ऊपर होता है। तो जिसमें सिर लगा है वो सबसे ऊपर है, तो मूडी सबसे ऊपर। दोदा बेटा, बेटा हमेशा छोटा होता है। बेटा कौन सा है? दूसरे नंबर की है। कौन सी? दोदा बेटा। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? अनाईमुडी, दक्षिण भारत की। दोनों चोटियों की बात हो रही है। विस्तार क्षेत्र गुजरात के तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर। तापी नदी के मुहाने उत्तर में से लेकर कुमारी अंतरीप तक दक्षिण में। पश्चिमी सागर तट के समानांतर।
स्थलाकृति पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा ढाल है। पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा ढाल है पूर्व की साइड। निर्माण बैसाल्ट शैलों से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और ग्रेनाइट और नीस शैलों से। नीचे आइए देखते हैं गोवा से दक्षिण का भाग जो है भ्रंथोथ ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। निर्माण अरल सागर में अप सम्मेलन के द्वारा। अब आइए देखते हैं नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। अवस्थिति कृष्णा एवं पेन्नारू नदियों के मध्य में स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई, नल्ली खाने वाले मलाई कहाँ है? जो अंधे होते हैं सब लोग। आंध्र प्रदेश। याद रखो कुछ भी करके, चाहे जैसे इधर से उधर से याद रखो, बस परीक्षा में टिक लगा के आओ, चाहे जैसे सफलता लेके आनी है हर एक हाल में। और आप जुड़े रहेंगे तो आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। ये मेरा संकल्प है कि सफलता हर एक हाल में सबको दिलाना है, चाहे जैसे। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदानों में समानांतर महानदी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत। नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थिति पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर। सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर। किसकी? जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महादेव पहाड़ी यहाँ पे है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ये कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। उसके बाद है रामगिरी की पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। फिर उसके बाद सेवराय की पहाड़ियाँ जो कि एकदम नीचे तमिलनाडु में मिलता है, सलेम कस्बे के निकट अवस्थित है। फिर कार्डेमम की पहाड़ियाँ आपको बताया सबसे नीचे, भारत की सबसे नीची चोटी यही है। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़ दें, अगर स्थल भाग में सीधा बात करें तो सबसे नीचे कार्डेमम की पहाड़ियाँ आती हैं। केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। पर्वत चोटियाँ। अब आइए पर्वत चोटियों के बारे में देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट अवस्थिति नेपाल में है। एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में है। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऊंचाई 8848.86 मीटर। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद K2 जो दूसरे नंबर पे है और ये भारत में स्थित है। ये कहाँ? अन्य नाम है माउंट गाडविल आस्टीन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इसे ही बोलते हैं। अवस्थिति काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम की वजह से ही इसका नाम K2 रखा गया। K2 मतलब काराकोरम। आगे चलते हैं। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। किसमें? कंचनजंगा। कंचा खेलें किससे? सिक्के से। सिक्के से कंचा खेलें, बस याद रखें, भूलेंगे नहीं। सिक्के से कंचा खेलेंगे। अवस्थिति सिक्किम में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। पहली कौन थी? K2। ऊंचाई 8598 मीटर। नंदा देवी कौन सी है? भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ऊंचाई इसकी कहाँ है? कितनी है? 7816 मीटर। ये नंदा देवी है कहाँ? आप लोग बताइए कमेंट करके। नंदा देवी है यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। हमेशा यूके के सपना देख रहे हो। पढ़ो। परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है गोंडवाना शैल में। बार बार आते हैं, बार बार बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखें। कोयला कहाँ? गोंडवाना। इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक याद लो। गोंडवाना, गोड़ना किससे गोड़ते हैं हम लोग? कुदाल से। कुदाल से गोड़ के कोयला निकालो, बात खत्म। अब नहीं याद होगा। गोंडवाना, गोंडवाने में कोयला, गोड़ के कोयला निकालो। करेवा भू आकृति पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत से संबंधित है कौन सा? हिमालय पर्वत श्रेणी। आपको बताना सबसे नवीन है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टा नाट की खेती को घोषित किया गया है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS। अब आइए कुछ देख लेते हैं। भारत की प्रमुख चोटियाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो ग्लेशियर ब्रूम यहाँ पे है, बोर्ड पीक, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तभी तो बोल रहे हैं नंदा देवी यहाँ कहाँ से आ गए? नंदा देवी यहाँ रहा उत्तराखंड में। नंगा पर्वत, गाडविल आस्टीन,
जिसे केटू बोलते हैं, यही है। उसके बाद सालतारू कांगड़ी, और फिर उसके बाद बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में आप देख रहे हैं, नौकरेक ये आपका कहाँ आ गया, मेघालय में, और सारामती, और उसके बाद ब्लू पीक, पारसनाथ की चोटी, धूपगढ़, मलयगिरी, गुरु शिखर ये आपके शिवालिक का है, शिवालिक बोल रहे हैं, ये आपका गुरु शिखर ये आपका अरावली का है। गोरखनाथ जो आपके यहाँ गुजरात में है, फिर कुलसुबाई, फिर महाबलेश्वर, ब्रह्मागिरी की अवस्थिति यहाँ है, कुंद्रेमुख, दोद्दा बेटा, अगस्त मलाई और अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये रहा दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। आइए आगे देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं। कुल्लू घाटी अवस्थिति धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। जूकू घाटी अवस्थिति नागालैंड में। नेलांग घाटी अवस्थिति भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड में कहाँ, नेलांग घाटी उत्तराखंड। घटनाक्रम वर्ष 1962 में युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया और मई 2015 में पुनः पर्यटन के लिए खोल दिया गया। युथांग घाटी अवस्थिति गंगटोक सिक्किम में, अन्य नाम क्या है, हॉट स्प्रिंग। मूर्खा घाटी अवस्थिति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। सांगला घाटी अवस्थिति किन्नौर हिमाचल प्रदेश। विशेष तथ्य पर्वत चोटियां और बसबा नदी से घिरा हुआ। भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। जोजिला अवस्थिति और विशेषताएं जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग है इसमें। उसके बाद फिर देख लेते हैं पीर पंजाल अवस्थिति जम्मू एवं कश्मीर में। विशेषता कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। बनिहाल जवाहर सुरंग में इसकी अवस्थिति है। विशेषता जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। सिप किला अवस्थिति हिमाचल प्रदेश। विशेषताएं शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग। भारत के प्रमुख दर्रे, अब इसको मैप पे देख लेते हैं। मिनटेक ये एकदम ऊपर है जम्मू कश्मीर के पास। फिर पीर पंजाल, फिर बनिहाल, जोजिला, बाड़ा लाचा, नीति, सिप किला, माना, लिपुलेक, नाथुला, बूमला, दीफू, पांगसान, टूजू, जेलेपला आपके सिक्किम में, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। नेक्स्ट अब इसकी ट्रिक भी आती है, इसको हम शॉर्ट्स में बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को मित्रों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और कैसा लग रहा है वीडियो इसके बारे में डिस्कस जरूर करें। भारत के प्रमुख दर्रे सूची देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, सिप किला, बाड़ा लाचा, भाबा, मणिरंग, पारंगला, यांगची दीवान और रोहतांग। और सिक्किम में कौन सा है, नाथुला और जेलेपला। लद्दाख में कौन सा है, खारदुगला और चांगला, काराकोरम, जोजिला। जम्मू एवं कश्मीर में देख लेते हैं पीर पंजाल, बनिहाल। अरुणाचल प्रदेश में सेला, यांगयाप, दीफू, बामडीला। उत्तराखंड में कौन सा है, बुलिंगला, नीति, कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, लिपुलेक, माना। आइए अब देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जो हैं। लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड का भारत चीन सीमा पर अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित। माना दर्रा अवस्थिति भारत और तिब्बत के मध्य, अन्य नाम चिरबितियाला या डुंगरीला। विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। सिक्किम राज्य से संबंधित जो दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला। समुद्र तट से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, भारत और चीन के मध्य। तीसरा पॉइंट सीमा व्यापार। और जेलेपला गंगटोक से प्लाहा तिब्बत जाने वाले मार्ग का गुजरना यहाँ से है। दार्जिलिंग जाने का मार्ग जेलेपला से ही है। आगे देख लेते हैं उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। विशिष्ट तथ्य जो हैं, तुरजू दर्रा अवस्थिति मणिपुर में है। इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने के मार्ग का गुजरना इसमें है। और बामडीला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला
और ल्हासा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। यांग याप दर्रा अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। इसके निकट ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। यांग याप दर्रा से इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। और बॉमडीला भी इंपॉर्टेंट है। अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश दीफू दर्रा का भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। और पांगसान दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट अवस्थिति महाराष्ट्र में है। मुंबई, नागपुर और कोलकाता सड़क और रेल मार्ग का गुजरना इसी से है। और भोर घाट अन्य नाम खाडला घाट बोलते हैं, अवस्थिति महाराष्ट्र में है। संबंधित मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना इससे है। पाल घाट अन्य नाम पलक्काड़ गैप अवस्थिति केरल में है। संबंधित तथ्य कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना इससे है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है पाल घाट दर्रा। किसमें? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए किस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया? नाथुला दर्रा। देवताल झील से संबंधित दर्रा है माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगची दीवान। और खारदुल्ला और बाड़ालाचा दर्रे क्रमशः अवस्थित हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। क्रिंगी, विंगरी, कुंगरी, भिंगरी, नामा तथा मुलिंगला दर्रों की स्थित है कहाँ है अवस्थिति? उत्तराखंड में। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां उदाहरण है भारतीय रिफ्ट घाटी की। उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है कौन सी है? गोंड जनजाति भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। विविध देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियां हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है कौन? नीलगिरी पर्वतमाला। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुंडी, आपको बताते ना, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के गिरिडीहा जिले में स्थित पहाड़ी है कौन सी है? पारसनाथ हिल्स, अभी हम लोगों ने देखा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन? सतपुड़ा सीढ़ी, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में कौन सा है? सतपुड़ा सीढ़ी। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है कौन? नीलगिरी पहाड़ी। ब्लू माउंटेन, नीला माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी है। कुछ तथ्य यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। उद्गम मंडल या ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? बछेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव है। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे जो हैं वो देख लेते हैं। चांगला अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। नामकरण चांगला बाबा मंदिर पर। विशेषता लद्दाख को तिब्बत से जोड़ना। बूमला अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग अवस्थिति हिमाचल प्रदेश। प्रवेश द्वार लाहौर और स्पीति जिला। नीति अवस्थिति उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। विशेषता क्या है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। मुलिंगला दर्रा ये कहाँ है? अवस्थिति गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है ये। विशेषता उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। शीतकाल आवागमन संभव नहीं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप अवस्थित घाटियां हैं क्रमशः भागीरथी एवं मंदाकिनी घाटी। कौन सी? भागीरथी एवं मंदाकिनी घाटी। रोडोटेट्रान झाड़ियां सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई घाटी है युथांग घाटी सिक्किम। केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित घाटी है शांत मौन घाटी। भरत पूजा नदी की वह सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है कौन सी? कुंती नदी। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है पथरक्का डाबू जल विद्युत परियोजना
केरल में। बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेड चेको ग्लेशियर, पामीर क्षेत्र। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहुल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में स्थित है, कौन? सोनापानी। भारत ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हिमनद हैं देख लेते हैं। सियाचिन है काराकोरम श्रेणी में, हिस्पार है, बियाफो है, बाल्टोरो है और चोंगोलुंगमा है, खोर्दोजीन है, सासाइनी है। भारत के प्रमुख हिमनद देख लेते हैं एक बार मैप पर। बियाफो एकदम ऊपर देख रहे हैं, हिस्पार, बाल्टोरा, सियाचिन, तुंगादुर्ग, उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, संतोपंत, कफिनी, मिलाम, पिंडरी, जेमू, ये विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल लेखक प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी क्या है? स्रोत भौतिक भूगोल का स्वरूप लेखक सविंद्र सिंह। ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी, कौन सा बड़ा है? ये दोनों के ऊपर, ये जो फैक्ट दिए गए हैं ये दोनों के ऊपर दिए गए हैं कि सियाचिन बड़ा है या सिसाइनी बड़ा है। रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन 45 मीटर और सिसाइनी 11 मीटर है। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेस्ट्री के अनुसार सियाचिन जो है 76.64 किलोमीटर, क्षेत्रफल जो इसका है 1056.42 वर्ग किलोमीटर और सिसाइनी लगभग 17.85 किलोमीटर, क्षेत्रफल 33.51 किलोमीटर। तो हम लोगों को लगभग जो मान के चलना है तो सियाचिन बड़ा है। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद देख लेते हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। चौराबाड़ी हिमनद अवस्थित रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में, और मिलाम हिमनद ये अवस्थित है कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित मुख्य हिमनद। गंगोत्री हिमनद लंबाई लगभग 26 किलोमीटर। भारत के पठार मित्रों पढ़ते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट में। भारत के पठार को हम लोग सेकंड पार्ट में मित्रों देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और इसको स्पीड और बढ़ानी है और कम करनी है या फिर और एक्सप्लेन करके चलना है, जैसा भी हो आप उचित है कि आप कमेंट करके बताएं जिससे हमको फीडबैक मिलता रहे। आप लोगों का सहयोग बिल्कुल ज़रूरी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।